Hello, student. How are you? I hope you fine. Today I'm Rahul, and I'm teacher of chemistry. And today we will start next chapter, and it's the state of matter. And you know very well about that matter. Matter is any substance that can occupy the space. चलो बात करते सिंपल सी भाषा में कि मैटर होता क्या है। आपको पता ही है, ये आपने 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि मैटर क्या है। जो भी हमारे सराउंडिंग में कोई भी अगर मटेरियल है या सब्सटेंस है, अगर वो उस सराउंडिंग का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मैटर। तो उस मैटर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है कितने स्टेट में? 3 स्टेट के अंदर। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा 2 स्टेट और हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप नोट्स के अंदर देख रहे होंगे। जो 4th स्टेट है वो हमारी प्लाज्मा स्टेट है, एंड जो 5th स्टेट है वो हमारी बोर आइंस्टाइन स्टेट है, जिसको हम सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोल देते हैं। क्लियर? तो हम 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से 3 के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं कि सॉलिड क्या है। कि सॉलिड इज जिस जो भी सब्सटेंस होगा, अगर वो क्या कर रहा है, डेफिनेट शेप एक्वायर कर रहा है, डेफिनेट वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है, उसका डेफिनेट मास है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? सॉलिड होगा। जिसका मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, टेबल, चेयर, कॉमन सॉल्ट, सिल्वर एटसेट्रा, ये मेरे क्या है? सॉलिड्स हैं। ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस टाइप के शेप के अंदर डालोगे, वो उसी शेप में क्या कर लेगा? अपनी जो शेप है उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है ना? और हाँ, इनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। ये नहीं कि भाई आपने अगर आप 10 लीटर के अंदर 1 लीटर डाल लोगे तो 10 लीटर का ही वो क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। नहीं, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका वॉल्यूम है। क्लियर? और इनके बीच का अगर हम फोर्स देखें तो वो दोनों के बीच का फोर्स होता है, यानी सॉलिड और गैस के बीच के फोर्स होते हैं इनके पार्टिकल के बीच में। और जो गैसेस होते हैं उनकी ना डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा? बहुत ही वीक होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं? मूव तो कर नहीं सकते, बट क्या करते हैं? ओनली वाइब्रेट करते हैं अपनी ही ऑन पोजीशन पे। ये इसका आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं दे ऑसिलेट देयर ऑन पोजीशन, मतलब अपनी ही जगह पर क्या करते रहेंगे? वाइब्रेट करेंगे, पर मूव नहीं करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल आपको पता है मूव कर सकता है, बट इतनी ज्यादा स्पीडली से मूव नहीं कर सकता जितनी स्पीडली से कौन मूव कर सकता है? गैस मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या है? वीक है, फ्रीली है, तो इसलिए वो इस गैस के पार्टिकल क्या कर सकते हैं? इजी से मूव कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी 4th स्टेट पे, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। जो प्लाज्मा स्टेट है बेटा, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, या कैसे इसकी जो है, कहता है आप नोट्स में देखिए कि सुपर हीटेड गैसियस स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आयन। बहुत ज्यादा हीट करते हैं जब हम किसी मिक्सचर को, उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। ये मेनली किसके अंदर पाए जाते हैं? जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि सन और स्टार, तो उनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड या सुपर हीटेड गैसियस स्टेट। क्लियर? इसमें ज्यादा हीट करना पड़ता है आपको। पॉजिटिव चार्ज और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है। नेक्स्ट है मेरा 5th स्टेट है, जिसको हम बोलते हैं बोर आइंस्टाइन स्टेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सुपर कूल्ड सॉलिड इन विच एटम लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटी। जब आप किसी चीज को क्या करते, बहुत ज्यादा कूल कर देते हो, तो इस टाइप के एटम क्या कर लेते हैं? अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं बेटा? लूज कर लेते हैं, एंड दे गेट कंडेंस एंड बिहेव लाइक ए सिंगल सुपर एटम।
ठीक है। जब दोबारा से अगर आप इनको कंडेंस करोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है पहले के कंपैरिजन बिल्कुल क्या करेगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे एटम को हम क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड। समझ में आया बेटा? एक तो आपकी प्लाज्मा स्टेट है जो आपको काफी हीट करने पे प्रोड्यूस होती है, और दूसरी कौन सी आपकी है, जो सुपर कूल्ड सॉलिड है, जिसको आप बहुत ज्यादा मतलब हीट करने पे फिर कूल करते हो, और कूल करने पर वो अपनी इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं। ठीक है। और द स्टडी ऑफ दिस फिनोमिना वाज बेस्ड अपॉन द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में होता क्या है, इनके बीच में होते हैं फोर्स। क्या होता है? फोर्स, जिनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर? कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, दो पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे। अगर जो आप सॉलिड लो या लिक्विड लो, तो आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? समझ में आया डेफिनेशन क्या है कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दो एटम के बीच में क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब दो एटम के बीच में। अब बात आती है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट ऑफ मैटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी स्ट्रक्चरल फीचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि भाई जो फोर्सेस है वही क्या करेगा, उनकी शेप या अदर प्रॉपर्टी है उन्हीं को डिस्कस करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ओके। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, नेक्स्ट पेज पे बात कर रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन होती है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्सेस। जो मेनली डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्सेस होता है, ये भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बट मेनली किस केस में होता है, जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। किस केस में होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। कहते हैं कि जो इसमें क्या होता है, जो आपका जो एटम हो या फिर कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली देखें या इलेक्ट्रिकली देखें, वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो एटम लिए हुए हैं हमने, ए और बी, जिसमें आप ये पॉजिटिवली और ये पॉजिटिव देख रहे होंगे। ठीक है, मैं पॉजिटिव ए और बी डालना भूल गया। नीचे आप देख सकते हो सबसे कि ए और बी मैंने किसको कहा, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक एटम को दूसरे एटम के थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं, तो इस तरह से दोनों में क्या होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि एटम ए इंस्टेंटली डायपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जो एटम बी विद है उसमें वो क्या है, उसमें डायपोल प्रोड्यूस होता है। डायपोल प्रोड्यूस का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्शन हो जाना। तो इस टाइप का जो फोर्सेस होता है उसको हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। और मेनली किसमें मिलेगा, आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2, N2, O2, और मेनली जो नोबल गैसेस है, मेनली हीलियम, नियोन। ठीक है, इनमें क्या, और इस फोर्सों को हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस ही बोल देते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। क्लियर? सेकंड है मेरा है डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस का मतलब क्या है कि आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और दोनों मॉलिक्यूल में कैसा होना चाहिए, आपके पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। ठीक है, तभी जो फोर्सेस होगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द हैविंग परमानेंट डायपोल एंड इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन द टू डायपोल। यस, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होगा तो डायपोल प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, चार इंटरेक्शन हो नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा आपको उनको नजदीक लेके आना पड़ेगा। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ द टू डायपोल। अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं काम होगा, तो मतलब क्या होगी, फिर इंटरेक्शन नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे HCl है, दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, डायपोल डायपोल फोर्सेस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। कि ये क्या होता है, कहते हैं मेनली जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग ए परमानेंट डायपोल एंड द मॉलिक्यूल लेकिंग ए परमानेंट डायपोल।
कि एक में तो क्या होगा बेटा, आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो आपका क्या होगा, डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल होगा। दिस टाइप ऑफ attractive forces operate between the polar molecule having a permanent dipole and the molecule lacking a permanent dipole, and permanent dipole of a polar molecule induced dipole on a electrical neutral molecule by a deforming its electron cloud। जो आपका डायपोल है, जो पोलर है, वो क्या करेगा, उसके दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये आपने अभी पढ़ा होगा चैप्टर 4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये सिर्फ उसी के अंदर है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्मल एनर्जी के बारे में। ये थर्मल एनर्जी है क्या? थर्मल एनर्जी बेटा क्या है, ये मेनली मोशन, जितना ज्यादा मोशन होगा उसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? कहते हैं इट इज द एनर्जी ऑफ बॉडी, इट इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा कोई मोशन में होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल राइट, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मॉलिक्यूल उतना ही क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? थर्मल एनर्जी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं और ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इट थस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। क्लियर? जो एनर्जी होगी जो मूवमेंट पार्टिकल की है वही क्या होगी, इसकी हीट एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है बेटा, आपको पता है जी, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के इनवर्सली लगा लो आप। कैसे? अगर, क्योंकि थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मोशन पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा मोशन होगा उतनी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो, आप सॉलिड में बताओ कि थर्मल एनर्जी कम है या ज्यादा है। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। और जब मोशन नहीं होगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, उनकी मिनिमम होगी। क्लियर? अब बात करते हैं गैसेस की। अगर गैसेस में अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उनमें बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर है, तो उनमें इतनी इंटरेक्शन हो नहीं पाती। तो इस वजह से क्या करता है पार्टिकल, फिर मतलब उनकी जो मोशन ज्यादा है, अगर मोशन ज्यादा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या है, रैंडमली फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो उनमें क्या होगा, मोशन होगा। और मोशन होने से क्या होगा कि पार्टिकल क्या कर पाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और जब वो दूर दूर चला जाएगा तो उनको, उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब है जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना पार्टिकल मूव करेगा, और जितनी ज्यादा कम थर्मल एनर्जी होगी उतना पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है, एक इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सॉलिड की थर्मल एनर्जी ज्यादा है कम है, तो आप बता देना पार्टिकल मूव नहीं करते तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। गैसेस की थर्मल एनर्जी कम है ज्यादा है, बताइए। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करता हूं तो आपने उनके आंसर देने हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि स्टेट ऑफ मैटर में जो मैटर होती है उसकी कितनी स्टेट होती है, उनके नाम लिखें। क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपकी फोर्थ स्टेट है, ठीक है, और फिफ्थ स्टेट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने बताना है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपने बताना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो ये बेटा आज के आपके क्वेश्चंस भी इसी के साथ इंक्लूड हैं, तो आपने इन नोट्स को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।